नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये हमारा जो हिंदी साहित्य का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम ये लास्ट वीडियो होगा हिंदी साहित्य का। इसके बाद हमारा जो है जो अदर सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनती थी उन सभी को लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद भी हमारा वीडियो जारी रहेगा, जैसा कि जीके जीएस का है, बाकी रीजनिंग का भी है। तो इसी तरीके से हम रीजनिंग का भी लाएंगे, और जैसे ही हमारा समाप्त हो जाता है हम टॉपिक वाइज एक लाएंगे सेक्शन। ठीक है। इलाहाबाद की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ चुकी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े रहिएगा। ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आज शाम तक या फिर कल तक आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है। काफ़ी सारी बातें जो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, ठीक है, पेपर किस तरीके से, काउंसलिंग का प्रोसीजर, कट ऑफ को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से देंगे। ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, बाकी का वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा हिंदी सेक्शन का, ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक कंबाइंड आएगा जो मैराथन होगा, एक 1.5 से 2 घंटे का होगा। ठीक है। इन्हीं वीडियोस का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको भी एक बार आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो आज का हम वीडियो है जो कि लास्ट हमारा होगा हिंदी साहित्य का, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, पूछा क्या गया है कि लोग है लगी कवत बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्तियां की रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन पंक्तियों के रचयिता अगर आपसे पूछा गया है तो इनकी पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे? इन पंक्तियों के रचयिता है घनानंद जी। ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजन रस विरस, उलट कहत प्रवीण। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये रचयिता, इनके इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो देव हैं। ठीक है। क्योंकि देव को जो है रस कभी भी माना जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं। 2 वीडियो इससे पहले आ चुका है, तो उसको वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है उन दोनों सेक्शन को। तीसरा हमारा है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये प्रश्न ये रिवीजन के तौर पर ये है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी का, इसमें राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद, सॉरी। ठीक है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो जयशंकर प्रसाद जी का है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। चौथा प्रश्न है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये कथन जो है ये किसका है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य के हृदय का क्या करना है? सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है। तो ये आपसे कथन पूछा गया किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। ज्ञान कौन देता था? ज्ञान हमेशा रामचंद्र शुक्ल देते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर। 5वें नंबर में क्या पूछा गया है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं या फिर इसके रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन पंक्तियों का रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगला हमारा है 6वां नंबर की बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये कथन किसका है? जो बैर होता है वो क्रोध या आचार का क्या होता है? मुरब्बा होता है। तो हमेशा क्या उपदेश कौन देता है? रामचंद्र शुक्ल जी देते हैं। तो इसलिए कथन भी शुक्ल जी का ही रहेगा। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है भामा की। ठीक है, सॉरी, भामा की एक उक्तियां हैं, शब्दार्थों सहिता काव्यम। 2.5 अक्षर प्रेम का, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास ने जी ने कहा था कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। 9वां नंबर है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता क्या है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। मरने के बाद कहा जाता है इंसान शरण में जाता है, किसके? मैथिली। मैथिली भगवान से समझ सकते हैं। ठीक है। तो मनुष्य जो है मरने के बाद कहाँ जाता है? शरण में, किसके? मैथिली के। तो मैथिली शरण गुप्त वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नाभादास, रसखान और नंददास, ये तीनों जो है भक्ति काल से संबंधित आप कवि हैं। अमीर खुसरो इनमें भक्ति काल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ हमने प्रश्न भी पूछा था, तो उसका भी आंसर आप कोशिश किया कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है दे दिया कीजिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर कि 11 नंबर पूछा गया है कि बिहारी ने क्या लिखे। पद लिखे, दोहे लिखे, चौपाई लिखे या फिर कविता लिखे। तो बिहारी ने क्या लिखा, दोहे लिखे, ठीक है। बिहारी ने क्या लिखा, दोहे। वहीं 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। तो रामचरितमानस जो है वो प्रबंध काव्य है, 7 खंडों में विभक्त है, ये भी आपको पता होगा, तुलसीदास द्वारा रचित। 13 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, जिसका नाम होगा तो उसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो नामवर सिंह को। पृथ्वीराज किस काल की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि हमने इसका जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आदिकाल की पृथ्वीराज रासो रचना है, ठीक है। इस तरीके से देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वहीं अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या है, यानी 15 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। छायावादी कवि आपसे पूछा गया है, तो छायावादी कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। जबकि नागार्जुन, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तुलसीदास तो होंगे नहीं, भात भूषण अग्रवाल भी नहीं होंगे, तो नागार्जुन सुमित्रानंदन पंत में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सुमित्रानंदन पंत क्या होंगे, छायावादी कवि होंगे। जयशंकर प्रसाद किस कवि के किस को हाँ, जयशंकर प्रसाद जो है प्रयोगवादी, छायावादी या फिर प्रगतिवादी, किसके अंतर्गत लेखक आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। तो नामवर सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नामवर सिंह ने अधिकतम जो है आलोचना की है, ठीक है। जिसका नाम होगा उसकी आलोचना भी होगी, इस तरीके से भी आप याद रखते हैं कि नामवर सिंह ने अधिकतम, जिसका नाम होगा उसने आलोचना भी होगी। तो नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखी है, आलोचना की है। आत्मजाइये के रचयिता कौन है। आत्मजाइये के रचयिता आपसे पूछा गया है, तो कुंवर नारायण जो है वो आत्मजाइये के रचनाकार है। अगला हमारा है 18 नंबर की चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसका, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है। देखिए जो गणेश भगवान थे उन्होंने क्या कहते हैं, गजानन कहते हैं, ठीक है। तो गजानन का क्या है, सूंड निकली है, तो वो क्या है, टेढ़ी है। इस तरीके से भी आप याद करना याद कर सकते हैं कि चाँद का मुंह टेढ़ा अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलला नेहचू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा 19 नंबर कि रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है, तो ये तुलसीदास है। राम की भक्ति कौन करते थे, तो राम की भक्ति तुलसीदास जी करते थे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो इसके रचनाकार कौन है, आषाढ़। देखिए आषाढ़ में क्या होता था, मोहन, कृष्ण को क्या कहते हैं, मोहन भी कहते थे। तो मोहन यानी कृष्ण भगवान क्या होते थे, आषाढ़ में निकलते थे और नाटक करते थे, ठीक है। तो मोहन भगवान निकलते थे और आषाढ़ के दिनों में नाटक करते थे, ठीक। इस तरीके से भी आप यहाँ पे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला हमारा सेक्शन यहाँ पे 20 नंबर का हमने सेक्शन जो है देख लिया है ऑलरेडी। अगला हमारा है कि यामा के रचयिता कौन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यामा। तो महादेवी वर्मा आपको याद भी होगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो संसद से सड़क तक के काव्य के रचनाकार कौन है, देखिए चलिए, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, संसद से सड़क तक। तो स से संसद हो जाएगा, स से सुदामा, ठीक है, सुदामा संसद, ठीक है। सुदामा पांडे बेचन, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। संसद से सड़क की इनकी रचना है। चीफ की दावत, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, चीफ की दावत किसकी रचना है, तो चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। क्या हुआ कि दावत मिली, और दावत में सबसे ज़्यादा कौन खाता है, भीम जी खाते हैं, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं कि चीफ की दावत में सबसे ज़्यादा कौन खाना खाएगा, वो भीष्म जी खाना खाएंगे, ठीक है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछा गया है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार इसमें से कौन है। देखिए सर्कस वही दिखाएगा जो जीवित होगा, या फिर जिसके आत्मा में क्या होगा, जीवंतता होगी, मतलब जो काफ़ी हंसमुख होगा तो वो संजीव, ठीक है।
सर्कस वही दिखाएगा जो अच्छे दिल का होगा, जो संजीव होगा, ठीक है, जिसकी आत्मा प्रसन्नचित होगी तो वही दिखाएगा, यानी संजीव जी। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि आपसे पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी। देखिए, प्रेम का रंग, प्रेम का रंग लगता है चंदन के समान, ठीक है। प्रेम का रंग चंदन के समान, प्रेम का रंग चंदन के समान, तो प्रेमचंद जी रंगभूमि इसके रचनाकार। अगला हमारा है 6वां नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रबहु चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है, तो तुलसीदास इनके रचनाकार है। अगला जो कि काफी फेमस है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास जी हैं, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास। जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन जैसी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह का है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह किस रचनाकार की है? तो प्रेम पचीसी किसने लिखा है? ये भी आपसे पूछा गया है। तो प्रे से प्रेम, प्र से प्रेमचंद, ठीक है। प्रेम पचीसी प्रेमचंद, तो प्रेम पचीसी किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यदि आपने साहित्य के क्षेत्र में कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है तो आपको उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ठीक है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम सागर क्या है? प्रेम के सागर में वही डूबता है जो लल्लू होता है, हमने पढ़ा भी था इसको पहले भी, ठीक है, लल्लू लाल। अगला है 12 नंबर, हमारा क्या है? 12 नंबर क्या है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? तो राम का, ठीक है। तुलसीदास भक्त ही थे किसके? राम के। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली कोई तुक बन नहीं पा रहा है, तो इसको आप यहाँ पे रट सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, फिर नवाजा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा जो है अगला प्रश्न है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो ये प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास विनय से तुलसीदास क्या करते थे? राम की भक्ति करते थे। देखिए, इसको भी यहाँ पे अगर याद करना चाहें तो विनय का पत्र कौन लिखते थे? तो विनय का पत्र, यानी विनय मतलब क्या होता है कि सौहार्दपूर्ण, अच्छे से पत्र, ठीक है। तो सौहार्दपूर्ण पत्र कौन लिखते थे? यानी विनय का पत्र किसे लिखते थे? तुलसीदास जी लिखते थे। मानस का हंस लेखक का नाम क्या है? तो मानस के हंस का लेखक का नाम क्या है? अमृतलाल नागर, ठीक है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा है। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम के निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। कलम के सिपाही, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ ही साथ ये किस प्रकार की विधा है? तो ये किस प्रकार की विधा है? जीवनी है, ठीक है। तो कलम के सिपाही ये क्या है? किस प्रकार की विधा है? तो जीवनी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां जो है इसके रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है ये आपसे पूछा गया। तो इन पंक्तियों का रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इस तरीके से हमारा 2 यानी 40 प्रश्न हमने समाप्त कर लिए हैं। तो टोटल हमने कितने कर लिए?
एक प्रश्न में हमने जो एक वीडियो हमने अगर 40 प्रश्न किए हैं तो हमारा 3 4 तिहाई 12 120 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें ऑप्शन तो दिया गया है, वो है बंग महिला, या फिर सत्यवती, या फिर चंद्रकिरण, या फिर चंद्रकांता। तो ये आपसे पूछा गया है। देखिए, तो बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का होंगी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि आपसे पूछा गया है, तो लोकप्रिय कवि कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि आपसे पूछा गया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। वहीं अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये है मैला आंचल। ठीक है, देखिए मैला आंचल जो था वो क्या हुआ, फट गया। रेणु जी का जो है आंचल जो था वो मैला था, तो मैला होने की वजह से क्या हुआ, फट गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रेणु जी का आंचल जो था वो मैला था, जिसकी वजह से वो फट गया। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल। गोदान किसकी रचना है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गोदान। कस्तूरी कुंडल बसे की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे, ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे, ये आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। अगला है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? 6 नंबर हमारा पूछा गया है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो हबीब तनवीर की है। भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मीत, यह कथन किसका है? 7वां नंबर हमारा है कि भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मीत, तो ये है कवि कुलभूषण से भी याद कर सकते हैं। कवि कुलभूषण यानी केशवदास भूषण। ठीक है, केशवदास कवि कुलभूषण। तो भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मीत, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं 8वां नंबर हमारा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ज्ञान मार्गी के जितने भी कवि थे उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, जिनके पास ज्ञान होगा वही क्या कहलाएंगे? संत कहलाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, 9 नंबर हमारा पूछा गया है कि इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुअन वार्य, यह कथन किसका है? तो इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुए वार्य, यह कथन है भारतेंदु जी का। ठीक है, तो ऐसा कथन कौन कह सकता है कि इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुअन वार्य? तो ये भारत ही कह सकता है। ठीक है, भारत का कोई लाल ही कह सकता है। तो भारतेंदु जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुअन वार्य। अगला हमारा है 10वां नंबर कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप में ही भ्रंश हो तो स्वयं क्या कहते हैं? स्वयंभू, नहीं शंकर भगवान। 11 नंबर हमारा देख लेते हैं, तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला हमारा है 12 नंबर यानी 12 नंबर हमारा क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा था क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, अगला हमारा है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ठीक है, तो रीतिकाल के कवि आपको बताना है कैसे कौन से कवि हैं। तो बिहारी जी हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई जो है लिखा था, 713 आई थिंक उसमें थे। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, जिसकी वजह से ये फेमस हो गए थे। कठिन काव्य का प्रेत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो केशवदास को, आई थिंक केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 15 नंबर आपसे पूछा गया कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला हमारा है 16 नंबर कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। 17 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक के रहे हैं, जबकि शांतिप्रिय द्विवेदी ये नहीं रहे हैं। द्विवेदी यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? देखिए, मुख्य पात्र यानी इसे कहा जाए सरल भाषा में तो हीरो का क्या नाम था?
उसने कहा था ये किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। लहना सिंह जो है इसके प्रमुख पात्र थे, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे कि उसने कहा था किसकी रचना है। देखिए देखिए मित्रों, अगला जो प्रश्न हमारा है 19 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो देखिए, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये तीनों जो है वो किसका है, वो नाटक प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद के। जबकि सिंदूर की होली ये उनका नाटक नहीं है। अगला हमारा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो हमारा सेक्शन होगा ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का, ठीक है। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज में क्या होगा कि हमारे 20 टॉपिक डिवाइड किए गए, जिसमें मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगे, छंद होंगे, ठीक है, दोहे होंगे, सोरठा होंगे। नॉर्मली जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, और सारी चीज़ें जो हैं टॉपिक वाइज हमने वहाँ पे डिवाइड कर रखा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है कि हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो अज्ञेय जी है, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद का प्रवर्तक का नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। चलिए इसको मैंने बता दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो मृगनयनी के उपन्यास के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। जायसी किस धरा के कवि है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, आपसे पूछा गया है कि किस धरा के कवि हैं, तो ये प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं, प्रेम मार्गी। अगला है 4 नंबर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कायाकल्प लिखी गई है, रंगभूमि लिखी गई है, प्रेमाश्रम लिखी गई है, जय पराजय नहीं लिखी गई है, ठीक है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे माफी चाहूंगा। हमने क्या देखा था, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो ये है कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर। तो कमल जो है पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देना चाहता है। कमल जो है भाजपा संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आप याद करने का तरीका कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो कमल जो है वो भाजपा का है और वो कितने पाकिस्तान कर देना चाहता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगला है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। विद्यापति को, जो विद्या का पति होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोकिल, यानी रटा हुआ सब उसके जुबान पर। 7वां नंबर है कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। 8वां नंबर हमारा है कि एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। 9वां नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। वही अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर हमारा पूछा क्या गया है कि बाल चित्रण में कौन सी छवि, कौन से कवि सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो सूरदास जी ने कृष्ण का जो है बखूबी वर्णन किया है। एग्जैक्टली एक वर्ड, एक उनका जो है पंक्ति थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कोटेशन के तौर पर याद कर सकते हैं। भवन ही सो करत है सौबात, इस तरीके से कुछ तो थी, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एग्जैक्टली मुझे वो चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और ये हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित, और ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी के रचनाकार कौन से हैं ये आपसे पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर ये इसके रचनाकार है। तो ये हमारा एग्जैक्टली प्रश्न जो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि यूजी और पीजी के जितने भी सारे कोर्सेज हैं उनका पीडीएफ फाइल आपको दे दिया गया है। 500 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। 500 क्वेश्चन का सेट आपको यहाँ से किससे मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी बुक को कॉपी कर लिया गया है, सीयूईटी ने कॉपी किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक को इन्होंने हूबहू पूरा कॉपी कर दिया गया है। और जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, क्यूएनए हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं कहाँ से पूछे गए हैं,
वो एनसीईआरटी से ही बुक से हमने लिए हैं। ठीक है, आप उसको पिछली वीडियो में देखेंगे, समझ में आएगा। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उससे पढ़ाई कीजिएगा। डेफिनेटली उसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ। इसके साथ ही साथ में अगर आप उसको पीडीएफ को भी पढ़ लेंगे तो उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस के वाइज दिया गया है, सिलेबस आपके सिलेबस के वाइज दिया गया है। तो सिलेबस जो है एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक जो है पीडीएफ दे दिया गया है। 500 प्रश्न में से 50 प्रश्न वहीं घुमा फिरा के आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है आपके आने तय हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।